नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तरकाशी दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है, जिसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जो है मिलकर काम कर रही है और इस दिशा में कई बड़े फैसले भी किए गए हैं। उत्तराखंड में भारत तिब्बत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित उत्तरकाशी जिले के हरसिल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उन्होंने कहा कि जब केदारनाथ गए तो मैं बोल पड़ा था, ये उत्तराखंड का दशक होगा, ये शक्ति बाबा केदार ने दी है। ये भाव सच्चाई में बदल रहा है। जिन संकल्पना को लेकर उत्तराखंड बना था, ये संकल्प आज पूरा हो रहा है। कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर थे और वहीं उत्तरकाशी जिले के हरसिल में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे देश के लोगों को उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर आने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से उत्तराखंड आकर धूप लेने का आनंद लेने के लिए आह्वान भी किया। पीएम मोदी ने इस पर्यटन को एक नाम दिया, धाम तपो पर्यटन। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में पूरे देश के लोगों से अपील करते हुए धाम तपो पर्यटन का महत्व भी समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि सर्दी के मौसम में जब देश के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहता है, ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ों पर धूप खिली होती है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर आइए और धूप का आनंद लीजिए। देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे, घाम तापो परिये। देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा। पीएम मोदी के मुखबा दौरे के बाद धामी कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद सीएम धामी भी दिल्ली गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।
सीएम धामी की अमित शाह से ये मुलाकात कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई है। बताया जा रहा है कि इस बार धामी कैबिनेट में 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। साथ ही 5 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजनीतिक हालात से केंद्र को अवगत करा दिया है। अब केंद्र को ये फैसला लेना है कि किसको कैबिनेट में रखना है और किसको कैबिनेट में लेकर आना है। देहरादून में नाबार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूनी भूषण ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाओं की प्रगति से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार होती है। नाबार्ड द्वारा 1992 से ग्रामीण उद्यमिता और महिला स्वरोजगार के लिए संचालित कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया, जिनसे लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एसएचजीज के माध्यम से हम जो अपनी महिलाओं को एम्पावर करना चाह रहे हैं। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि जब तक हाथ में धन नहीं है, अपनी कमाई नहीं है, अपना पैसा नहीं है, तब तक एम्पावर कहना, विकसित कहना मजा नहीं है। वो जो देखिए, पैसे से जो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को आता है, एक किसी मनुष्य को जो पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए स्किल हमने बहुत कर ली है, बहुत स्किलिंग हो गई है। आई थिंक पहला फेज जो हमारा स्किलिंग था, वो हमने जबरदस्त स्किलिंग अपनी महिलाओं को दे दी है। और अब समय आ गया है कि उसका फायदा उठाते हुए हमारी सारी बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, उस पर कार्य करना आवश्यक है। और नाबार्ड जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सालों साल महिलाओं का हैंड होल्ड करेंगे, उनको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, चाहे उन्हें 2 साल लगे सामर्थ्य होने में, चाहे उन्हें 10 साल लगे सामर्थ्य होने में, लेकिन उनका हैंड होल्डिंग करना आवश्यक है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। महिला बहुत। राजभवन में आज से रंग बिरंगे फूलों का मेला लग गया है। इस 3 दिवसीय बसंत उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल ने किया। 8 से 9 मार्च को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जन सामान्य राजभवन में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस आयोजन में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं को कुल 55 उप श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। निर्णय मंडल की ओर से चयनित विजेताओं को 9 मार्च को कुल 165 पुरस्कार दिए जाएंगे। बसंत उत्सव 2025 का सचमुच एकदम स्पेशल है। जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड के 25 साल निर्माण को पूरे हुए हैं, फाउंडेशन पूरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हमारा जो आज पार्टिसिपेशन है पूरे हमारे परिवार का एकदम अलग है। सचमुच हमारा जो उद्देश्य है वो विकसित प्रदेश, विकसित राष्ट्र बनना है। उसके अलावा जिस प्रकार से आज हमने अपने कट फ्लावर्स को, पुष्पों को देखा है, तो ये पक्का है कि हम पुष्प प्रदेश बनेंगे और हमारा जो फ्लोरिकल्चर का टूरिज्म है ये बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद है हमारी स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारा हार्टिकल्चर और हमारा वेलनेस सेक्टर। लेकिन आज कुछ ऐसा अलग से हुआ है कि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में एक जो क्रांति, हनी की क्रांति, अरोमा की क्रांति और पुष्पों की क्रांति अपने आप से यू कैन सी ऑन द ग्राउंड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमने देखा है कि हमारे कृषि, हमारे फार्मर्स, हमारी महिलाएं और हमारे यूथ किस बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। तो आज हमारी बेटियां जो संस्कृत देव यूनिवर्सिटी से आई हैं, उन्होंने योगा दिखाया और ऐसा लगता है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विश्व का योगा सेंटर है। पूरा, मैं तो कहूंगा कि पूरे मानवता को, पूरे विश्व को आकर भारत के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में योगा और ये कल्चर और ये पुष्प का एक आनंद लेना चाहिए। सचमुच इस वसंत उत्सव का जो मैसेज है वो बहुत दूर तक जाएगा और हमने शिव जी के आशीर्वाद से 3 दिन का प्रोग्राम बनाया है। मैं आपके जरिए मैं ANI की बहुत इज्जत करता हूं और आपका जो प्रचार प्रसार, जिस प्रकार से आप मैसेज को
वाइब्रेशन में जाता है तो बहुत ही सुंदर है। मैं पूरी मानवता को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको प्रकृति की सुंदरता, अगर आपको पुष्पों की सुंदरता की एक यू वांट टू एंजॉय दिस, देन प्लीज कम एंड सी दिस वसंत उत्सव, यू रियली लव इट। और आज सचमुच मैं हर एक उत्तराखंडी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज के वसंत उत्सव की इतनी सुंदर शुरुआत की है, जो 3 दिन तक बहुत सुंदर तरीके से। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण को मंजूरी मिलने पर खुशी इजहार किया है कि ये प्रदेश के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है कि पीएम मोदी उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम शीतकालीन पूजा स्थल हरसिल मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अपने दौरे से पहले उनका केंद्रीय कैबिनेट से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे को मंजूरी देना उनके उत्तराखंड में के प्रति अटूट प्रेम और स्नेह को दर्शा रहा है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने हमारी पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ रोपवे के लिए और हेमकुंड रोपवे के लिए उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे के लिए 4,081 करोड़ और हेमकुंड रोपवे के लिए 2,730 करोड़ जो हैं प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब हमारी केदारनाथ की यात्रा भी सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ हेमकुंड साहब जो सिखों को प्रेरणा देता है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की और पिछले जन्म में रह करके उन्होंने दुष्टों का नाश किया, ऐसे पावन स्थल पर जो है रोपवे बनेगा तो अधिक से अधिक हमारे सिख भाई भी यहाँ पर दर्शन करने आएंगे और तीर्थ का लाभ उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुखबा और हरसिल आगमन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से चारधाम यात्रा के दौरान किए गए इंतजाम पुख्ता हो पाएंगे। कांग्रेसी नेता ने पिछले साल चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की है शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने से पहले सरकार को शुरू होने वाले मेन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड प्रदेश में ये थोड़े समय में दूसरा दौरा है। हम प्रदेश की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही जो शीतकालीन यात्राएं और पर्यटन को बढ़ावा देने के नज़रिए से उन्होंने प्रदेश को 2 रोपवे हेमकुंड साहिब और केदारनाथ के लिए जो रोपवे की स्वीकृति दी है, उसके लिए भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं। इन सभी चीज़ों के चलते और जो सुविधाएं अभी कुछ बढ़ने की तरफ जा रही हैं, प्रदेश सरकार जो भाजपा की सरकार है उनसे हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। बीते समय में जो यहाँ पर भगदड़ की वजह से, आपदा की वजह से या अव्यवस्था की वजह से यात्रियों को तकलीफ़ हुई, जान माल की हानि हुई, स्थानीय लोगों के जो घोड़े खच्चर से यात्रा को सफल बनाने में अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं, और साथ ही हेलीकॉप्टर टिकट वितरण की जो अनियमितताएं और उसमें चीटिंग हुई है, सामान रास्ते में महंगे दर पर बेचे जाते हैं, लोग लूट खसोट का काम करते हैं। क्या प्रदेश सरकार ने इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया है? और अगर दिया है तो इनमें सुधार के लिए प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है, इसको जनता तक पहुंचना चाहिए और एक पारदर्शिता तौर पर ये सारे मुद्दे जो हैं हल होने चाहिए, ताकि यात्रियों को शांतिपूर्वक सुचारू रूप से दर्शन हो और बिना दर्शन किए हुए कोई न जा पाए।
यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए इम्पैनलमेंट किया गया है। वे राज्य गठन के बाद पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त किया हुआ है। वर्तमान में वे सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के साथ साथ राज्य संपत्ति, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा वे कई महत्वपूर्ण विभागों में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। मजारों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सूबे में सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने कार्रवाई को जायज बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का कोई भी एक्शन नियम के तहत होता है। अवैध मदरसे और मजारों को तोड़ना कहीं भी गलत नहीं। कांग्रेस मुस्लिम समुदाय का हमेशा ही हितैषी बनी रहती है। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि इलीगल काम चलते रहे? क्या मदरसे में इलीगल काम होता रहे? अरे सरकार कभी भी अगर कोई एक्शन करती है और जो काम लीगलाइज है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो इलीगल काम अगर उसको रोकने का प्रयास हो तो कांग्रेस को सराहना करनी चाहिए। वो चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो इलीगल काम तो रुकने ही चाहिए ना। अब कांग्रेस को हमेशा मुसलमानों की चिंता रहती है, इसका हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ही है, उत्तराखंड की कांग्रेस तो मुस्लिम लीग कांग्रेस है। मैंने ये बात कई बार मीडिया के माध्यम से कही है और उत्तराखंड की जनता ये देख भी रही है। हम एक तरफ डेमोग्राफी की बात करते हैं, पहाड़ को बचाने की बात करते हैं, एक तरफ हम इतने बड़े मूवमेंट्स करते हैं, उसमें कांग्रेस सामने आकर भाजपा के अगेंस्ट खड़ी होती है, और दूसरी तरफ जब भाजपा एक्शन में आती है फिर उसको लेकर भी प्रश्न खड़े करती है। तो कांग्रेस करना क्या चाहती है? पहले कांग्रेस अपने आप को तो क्लियर करे, अपना सोच तो स्पष्ट करे कि कांग्रेस प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसके कार्यकाल में इस तरह से। जनपद पौड़ी के सभी न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 8 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसके क्रम में जनपद के सभी न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक दलों का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निर्णीत मुकदमे की अपील किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त भारतवर्ष में किया जाता है। इसी के अनुक्रम में हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी आपराधिक और सिविल प्रकृति के मामले हैं, आपराधिक वह मामले जो कि शमनी प्रकृति के हैं उन, और सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामले का निस्तारण पक्षकारगण के आपसी सहयोग से, उनके आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जहाँ तक तांडिक प्रकृति के मामलों का प्रश्न है तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो कि धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, जो कि चेक बाउंस के मामले भी सामान्यतः कहे जाते हैं, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के वह सभी मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, इसी प्रकार जो भारतीय नागरिक संहिता और आईपीसी के अंतर्गत जो कि शमनीय प्रकृति के मामले हैं, वह सभी इसमें इनको निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर हमारे मुख्यालय में जो लोक अदालत की जो पीठ है वह, और जितने बाह्य न्यायालय हैं जिसमें कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडाउन, यहाँ पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत की जो पीठ है उसके माध्यम से पक्षकारगण के दोनों के सहयोग से लोक अदालत में मामलों का निस्तारण किया जाता है। आप सभी से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलों को संदर्भित कर उनको निस्तारित कराया जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ राष्ट्रीय लोक अदालत का उठाएं। पौड़ी को उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं, जहां
8 मार्च को महिला दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां इस अदालत में प्री लिटिगेशन वैवाहिक वादों का निपटारा किया जाएगा। सचिव अरकम अली ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। पौड़े उत्तराखंड में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां पर लोगों के समस्याओं का समाधान होगा। समनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी का निस्तारण किया जाएगा। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज।